Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started molecular basis of inheritance and studied about the nucleotides. जो एक basic structure था nucleotides का about the purine, pyrimidines, these are the nitrogenous bases, about the sugar and the discovery of nucleic acid. Today we will study about कि how a nucleotide is formed. कि जो टर्म्स हैं न्यूक्लियोसाइड है न्यूक्लियोटाइड है कैसे बनेंगी, ठीक है। और अगर यूजुअली क्या है बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है द ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डायग्राम बना के दिखाओ, तो वो कैसे बनाना है, सिंगल बनाना है या डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, वो हम करेंगे आज डिस्कस। सो बेटा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें आएंगी और न्यूक्लियोसाइड में दो चीज़ें आती हैं। तो दिस इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। क्या है ये? डीऑक्सीराइबोज शुगर है एंड इट इज अ नाइट्रोजनस बेस दैट इज एडिनिन। क्या है ये? नाइट्रोजनस बेस है दैट इज एडिनिन। जब एक शुगर, ठीक है, जब एक शुगर एक नाइट्रोजनस बेस के साथ बाइंड करेगी, शुगर का क्या होगा? पहला कार्बन होगा और इस नाइट्रोजनस बेस दैट इज, अगर मैं बात कर रही हूँ प्यूरिन्स की, तो यहाँ पे कौन सा है? दैट इज द 9th कार्बन जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। दे विल फॉर्म अ बीटा N19 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि शुगर के साथ बाइंड कर रहे हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा। और ये दोनों क्या? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, दैट इज एडिनिन। ये जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है, जब इसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जाम्पल एडिनिन, ठीक है, प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो ये क्या बन जाएगा? डी मैंने लिखा है फॉर द डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, तो इट विल बिकम एडिनोसाइन, ठीक है। ये क्या हो गया? दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। अब इस एडिनोसाइन के साथ फॉस्फेट ऐड हो जाएगा एंड इट विल बिकम एडिनाइलिक एसिड और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सेम अगर इसकी जगह ग्वानिन होगा तो इट विल बिकम ग्वानोसाइन एंड देन ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। थाइमीन है देन थाइमिडीन, ठीक है, देन थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। साइटोसिन है देन इट बिकम साइटिडीन एंड देन साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। यूरासिल है तो यूरिडीन एंड यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या है? इनके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एडिनाइलिक एसिड और ग्वानालिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो क्या है ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। तो ये है न्यूक्लियोटाइड, ग्वानोसाइन विल बी न्यूक्लियोसाइड। नाउ इफ वी आर टॉकिंग ऑफ, अच्छा ये तीनों क्या बन रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जब एग्जाम में अगर आ जाए, ठीक है, एग्जाम में आ गया दैट यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो क्या करोगे? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वन थिंग। शुगर बनाई, देखो सिंपल सी है, कुछ तामझाम नहीं करना है तुम्हें। शुगर बनाई, ठीक है, 3 शुगर बना दो, इतना जो चेन होती है इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। ऐसे क्या है, आपने 3 शुगर्स की फॉर्मेशन कर दी। ऊपर बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करोगे? ऐसे 3 शुगर बना लिया आपने। अब इस शुगर में, ठीक है, यहाँ पे जो 5th कार्बन है ये हो गया 5th कार्बन। 5th कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। पहले कार्बन पे क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा। पहले कार्बन पे क्या होगा? यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। इधर भी क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। यहाँ भी क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, ठीक है। हमने बना लिया न्यूक्लियोसाइड। अब इन न्यूक्लियोसाइड्स को जोड़ना है। किससे जोड़ेंगे? ये देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द 5th कार्बन,
ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा जहमत आपको उठानी पड़ेगी, जैसे CH2 लिख लिया, फिर यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई जो हमारा ये 5वां कार्बन है भाई ये फ्री है, ये क्या है, फ्री है। अब ये इस शुगर का 5वां कार्बन और इस शुगर का तीसरा कार्बन, 1 2 3, ठीक है, दिस इज द 4th एंड द 5th वन। सो इसका तीसरा और इसका 5वां आपस में बना रहे हैं बॉन्ड। क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। शुगर बनाई, शुगर बनाई, शुगर बनाई, पहले शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस, दूसरे शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, यहाँ पे, और तीसरे शुगर के साथ हमने पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस को अटैच कर दिया। यहाँ पे जो 5वां कार्बन है कहीं तो फ्री होगा ही, चाहे कितनी ही शुगर बना लो। यहाँ पे जो 5th कार्बन है वो फ्री तो होगा ही, तो हमने इसको फ्री छोड़ दिया, ठीक है। क्या कर दिया, हमने इसे फ्री छोड़ दिया है भाई 5वें कार्बन को। 5वें कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है। तो इस वाले, दिस इज आवर फर्स्ट शुगर, सेकेंड शुगर एंड द थर्ड शुगर। तो पहली शुगर का तीसरा कार्बन और दूसरी शुगर का 5वां कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा है ये, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या है ये, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ये तीसरा कार्बन, ये 5वां कार्बन फॉस्फेट की हेल्प से बाइंड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो OH है दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट द 3rd कार्बन ऑफ द लास्ट शुगर, कोई तो लास्ट आएगी ना, उसकी लास्ट शुगर में जो तीसरे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री रहेगा। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का पहला कार्बन, ठीक है, जो ये है, दिस इज द 5th कार्बन, वो फ्री रहेगा फर्स्ट शुगर का, और जो लास्ट शुगर होगी उसका 3rd कार्बन फ्री रहेगा, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे दैट इट इज द 5 प्राइम एंड, जहां पे 5वां कार्बन फ्री है दैट इज द 5 प्राइम एंड, और जहां पे 3rd कार्बन फ्री है दैट इज द 3 प्राइम एंड। अब कहोगे कि मैम एक स्ट्रैंड तो बना ली, अगर ऐसे कहे कि हमारा DNA तो डबल स्ट्रैंडेड है, अब पूछ ले कि भाई 2 स्ट्रैंड बनाओ, तब क्या करना है, या तो अपनी आंसर शीट को उल्टा कर लेना, ठीक है, उल्टा करके सेम ऐसा ही डायग्राम बना देना, वरना सिंपल है, काउंटिंग अलग, बस इस शुगर को हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहला हो गया, पहला, तो ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, और यहाँ पे आ गया 5वां, अगेन सेकंड, थर्ड, 4th एंड 5th वन। तो अब इधर वाली स्ट्रैंड में ये नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयर्स कर लेंगे, ठीक है, पेयर बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे होगा, क्या कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो हम पढ़ेंगे चार्गाफ रूल में। तो अभी क्या है, एक बार थोड़ा सा सिर्फ हम चेन बनाने की बात करेंगे। तो ये देखो, इधर क्या होगा, तीसरे कार्बन का हाइड्रोक्सिल फ्री रहेगा, बिकॉज हमारा जो DNA है वो क्या है, एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है एक दूसरे के, क्या है, एंटी पैरेलल है, पैरेलल थोड़े ना हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5th कार्बन फ्री है तो यहाँ 3rd कार्बन फ्री है, तो एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ होगा तीसरा कार्बन फ्री, और यहाँ पे होगा 5वां कार्बन फ्री, इस शुगर का 5th, इस शुगर का 3rd, और बना दिया क्या, फॉस्फेट बॉन्ड, दैट इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये बन गई हमारी कंप्लीट चेन। यहीं पे एक तीसरा और बना देना, चाहे 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, कितना ही, मतलब अगर फ्री स्पेस मिले तो जितना बड़ा डायग्राम बनाना चाहो तुम बना सकते हो। तो हमारे DNA में टोटल कितने स्ट्रैंड हुए, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में कितने बॉन्ड्स हुए, 2 स्ट्रैंड है, उन 2 स्ट्रैंड में कितने बॉन्ड हुए, 3। फर्स्ट दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, और ये क्या है, बेस पेयर्स बना रहे हैं, एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से पेयर बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे बेस पेयर, ठीक है।
अब मैं बताती हूँ कौन सा नाइट्रोजनस बेस किसके साथ बाइंड करेगा। हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर तो यूजुअली 4 ही नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, दीज आर द प्यूरिन्स, साइटोसिन एंड द थाइमिन, दीज आर द पिरिमिडिन। तो जो एडेनिन है इट ऑलवेज बाइंड्स विद द थाइमिन। एडेनिन always bind with the thymine with the help of 2 hydrogen bonds. With the help of 2 hydrogen bonds, while the cytosine binds with the guanine with the help of 3 hydrogen bonds. ठीक है, with the help of 3 hydrogen bonds, and these are known as base pairs. क्या कहेंगे इनको हम लोग? base pairs. तो अगर कहीं ए लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये आ जाता है, डीएनए के सीक्वेंस लिख दिए एक साइड में, ए टी टी सी सी जी, ठीक है, और कहेंगे कि इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, मतलब इसके जो दूसरे वाली स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस लिखो। तो ऊपर ए लिखा हुआ है तो नीचे आपने लिखना है टी, ऊपर लिखा हुआ है सी तो फिर जी, अगर जी है तो सी और टी है तो ए। ठीक है, तो ये इनकी परमानेंट बॉन्डिंग होगी। दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 3 बॉन्ड होंगे। समझ में आ गया? अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का, चेन का डायग्राम गिवन है जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो सिंपली शुगर बना के तीसरे और 5वें कार्बन को जोड़ देना, पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस ऐड कर देना। ठीक है, अगर सिंगल पूछे तो, डबल पूछे तो इन्वर्टेड कर देना। अब हम बात करेंगे कि डीएनए, चलो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लेकिन इसको किसने ढूंढा, डिस्कवर किसने किया, इसका नामकरण किसने किया, और जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं डीएनए का वो किसने दिया। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए देन द टर्म, ठीक है, इट वाज गिवन बाय जैकारिस। द टर्म deoxyribose nucleic acid was given by Jackaris, but it was actually discovered by Michel. किसने डिस्कवर किया था? मिशर ने, और टर्म दी थी जैकारिस ने। ठीक है, लेकिन जो डीएनए का स्ट्रक्चर है 1953 में 2 साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने डीएनए का एक मॉडल बनाया। ठीक है, दैट वाज द डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो हमारा डीएनए है वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ा हुआ है, सीधे, अब मेरा ये हो जाएगा तो ऐसे सीधे हाथ की तरफ मुड़ा हुआ है, और डबल स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड इसके अंदर होती हैं। और वॉटसन और क्रिक ने ये जो स्ट्रक्चर दिया था वो किसकी हेल्प से इन्होंने निकाला था? देयर वाज अ मेथड नोन एज एक्स-रे crystallography that was discovered by Wilkin and Rosalind Franklin। ठीक है, इन्होंने एक टेक्निक ढूंढी थी विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने, दैट वाज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रिपेयर किया, और इसी के लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज मिला, इन चारों को। ठीक है, मतलब यू मान चाहे फ्रैंकलिन, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला अपने वर्क के लिए। तो यहाँ देखो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, एक जैकारिस का नहीं है लेकिन मिशर का नाम गिवन है। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में बताया हुआ है, वॉटसन एंड क्रिक के बारे में बताया हुआ है, इनके नोबेल प्राइज के बारे में बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए को कैसे एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि जो डीएनए है वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ा हुआ है, और एक हेलिकल, एक घुमावदार स्ट्रक्चर है। हेलिकल का मतलब घुमावदार, जैसे कि घुमावदार सीढ़ियां होती हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के जो स्ट्रैंड, जो डंडे हैं, जो बैकबोन है, वो बनी हुई है शुगर और फॉस्फेट से। ठीक है, सो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये बनाते हैं बैकबोन को। किसको बनाते हैं? बैकबोन को। और जो उस लैडर के जो स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स हैं बेस पेयर्स। दीज आर द
बेस पेयर्स, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक घुमावदार, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है जो सीधे हाथ की तरफ मुड़ा हुआ है। और इसे अगर हम खोल के देखेंगे तो ये सिंपल ऐसे आपको नजर आएगा। ठीक है, इसको ट्विस्ट कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी अब मेजरमेंट की बात करें तो यूजुअली डीएनए का जो वन पिच टर्न है, कंप्लीट जो टर्न है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर की बात करूं तो 3.4 नैनोमीटर। 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर एक कंप्लीट जो हेलिकल टर्न है या पिच है एक हेलिकल टर्न की। ठीक है, एक कंप्लीट टर्न में टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक कंप्लीट टर्न में 5 और 5 10, टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive base pairs is 34 divided by 10, that is 3.4 angstrom, or it is 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, क्योंकि 10 है, एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर आते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। If we are talking about the diameter, that is the distance between the two strands, then it is 20 angstrom, or we can call it 2 नैनोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या है, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, एक हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। ये सारे एक एक पॉइंट, इनके डिस्टेंस के बारे में, इनकी मेजरमेंट के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है। इवन अबाउट द बॉन्डिंग्स ऑल्सो दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो, कि शुगर का कौन सा कार्बन जो नाइट्रोजनस बेसिस के साथ का कौन सा कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये अब जो एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन हुई है, चेंजेस हुए हैं, उनमें अच्छे से बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक छोटा छोटा पॉइंट, क्योंकि एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही बार एनसीईआरटी आपको कुछ नया देगी। ठीक है, एक बार में पढ़ लिया, हाँ आ गई एनसीईआरटी, ऐसा नहीं होगा। जितनी बार, 10 बार आप पढ़ोगे एनसीईआरटी को तो 10 बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी हैं। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अबाउट द स्ट्रक्चर कंप्लीट चारगफ रूल। ठीक है, जो इस स्ट्रक्चर को देके चारगफ रूल दिया था, क्या था चारगफ रूल, ये सारी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।